अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को दी जाने वाली डेडलाइन की कल आखिरी तारीख है। ऐसे में हुकूमत मुज़ाकरात पर इसरार कर रही है, जबकि पीटीआई बदस्तूर इनकार। आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की पेशकश सामने आई है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम सिद्क़े दिल से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने नेक नियति के साथ तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से पीटीआई के मुतालबात पर जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लियामेंट की इन हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ भी सामने आई है। उनका कहना था कि पीटीआई हमारे साथ बैठे तो हम इन हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं, जो 9 मई, 26 नवंबर 2018 और 2024 के इंतखाबात के हवाले से तहकीकात की मजाज होगी। जहां पर यह बात हो रही है, वहीं पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीका एक्ट है, मुतनाज़ा पीका एक्ट, उसको लेकर भी एक तो बहुत बात हो रही है। सहाफ़ती तंजीमों का एक बहुत शदीद और सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और जाहिर है हुकूमत से गिला यही है कि अगर कोई इस तरह का कानून लेकर आना भी था तो उसके अंदर एक तो उजलत जो दिखाई गई उसकी क्या वजह थी, और दूसरा ये कि सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इस तरह की कानून साजियों से पहले हमेशा जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, जो कि नहीं किए गए। जी, इन्हीं सभी इशूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर सियासतदान हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, बहुत सारे बर्निंग इशूज़ इस वक्त हैं, लेकिन सबसे सर फहरिस्त अगर इस वक्त मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँ तो पीका, उसकी तरमीम। आपका हमारी बिरादरी से भी ताल्लुक़ है और असातिज़ा में हैं आप हमारे। सर, जब इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, कानून साजी आती है, तो आप इसको, आप पहले मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन दें कि आप इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि हमें तो यही नज़र आ रहा है कि गला दबाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा है। मेरी एक ओपिनियन है इसके बारे में और बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। कोई इसमें सियासी या जज्बाती पहलू नहीं है। पहली बात तो ये है, मैं एक फ़िलासफ़ी आपको बताऊं कि कानून कहाँ से जन्म लेता है। कानून जन्म लेता है किसी जुर्म से। जब एक जुर्म होता है तो फिर ख्याल आता है कि यार इस जुर्म के लिए कोई बाज़ाब्ता, एक तगड़ा इफ़ेक्टिव कानून होना चाहिए। जब तक वो जुर्म नहीं होता वो कानून नहीं बनता। जब कत्ल नहीं हुआ था कभी तो कत्ल का कोई कानून नहीं बना था। ये ऐसे ही है जैसे एक मरज़ आता है तो फिर उसके लिए कोई वैक्सीन ईजाद होती है। ठीक है ना, वो नहीं होता। कोरोना नहीं था तो कोरोना की वैक्सीन भी नहीं थी। ठीक है, हमें एक मरज़ से पाला पड़ा है जिसको सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया कहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा कबीला आ गया है जो इज़्ज़तें उछालता है, जो पगड़ियाँ उछालता है, जो कौमी सलामती से खेलता है, जो नेशनल सिक्योरिटी से खेलता है, जो किसी के बदन के ऊपर किसी का सर लगा के उसकी बेइज्जती करता है, जो AI से काम लेते हुए मेरी आवाज़ बना के लोगों को लूटता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो एक मरज़ जन्म ले चुका है। उस मरज़ की दवा और उस मरज़ का वैक्सीन ज़रूर ईजाद होना चाहिए। आप कुछ भी बोलते रहें और आप कितने ही मुजाहरे करते रहें, वो ईजाद होगा। वो ईजाद होगा, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये है कि पर्टिकुलरली कमिंग टू स्पेसिफिकली दिस इशू, आई एग्री विद यू कि आप लोगों से मशवरा होना चाहिए था। सहाफ़ियों की तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए था। उनके अगर कोई कंसर्न्स हैं और पता चलता है ड्यूरिंग दिस डिस्कशन कि वो जेन्युइन कंसर्न्स हैं तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए था। आई एग्री विद दिस। वो क्यों नहीं किया गया सर? सुन लेना। हाँ, अच्छा आप पहले अपने। हाँ, तीसरी बात ये है कि कानून बन गया। हाँ। उसमें सारी जमातें ऑलमोस्ट जो हुकूमत के साथ हैं वो सारी जमातें शामिल हैं। अब कानून बन जाने के बाद अब हम एक नए फेज़ में आ गए। कानून इज़ देयर। कानून का इस्तेमाल अगर गलत होता है तो वो एक दिन में पता चल जाएगा ना, 10 दिन में पता चल जाएगा। वो यशफीन पे आके हाथ डालते हैं कि तुमने ये क्यों कहा, तो हम कहेंगे कि यार ये जो सिक्काबंद सहाफ़ी हैं हमारे, जिनकी उम्रें गुजर गई हैं, जो बड़े सभाओं के साथ, रख रखाव के साथ अपनी सहाफ़त करते हैं, सोच के बोलते हैं, और जिनकी उम्रें गुजर गई हैं इस मुक़द्दस पेशे के अंदर, आप क्यों हाथ डालते हो इस कानून के अंदर? मैं बोलूँगा सबसे पहले। ठीक है जी। और इसी के साथ जुड़ी हुई बात यह है कि आइन बड़ी मुकद्दस दस्तावेज़ है, उसमें 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं वक्तन फ़वक्तन।
अगर ये कानून ऐसा है, कानून कोई भी हो वो मिसयूज हो जाता है, हत्ता कि वो तौहीन रसालत या नामूस रसालत वाला कानून जो है, जो बहुत मुकद्दस कानून है, वो भी मिसयूज हो रहा है और शायद सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए इसके अंदर तरामीम करना, इसको बेहतर बनाना, आपकी मशावरत को फिर से करीब लाना, ये कोई दरवाज़ा बंद नहीं होगा, नामुमकिनात नहीं है। आइन में 26 हो सकती हैं, तो ये पीका कानून भी दोबारा देखा जा सकता है। और एक और बात ये है कि जब हुकूमतें बदनीयत होती हैं ना, तो उन्हें किसी कानून की ज़रूरत नहीं होती है। उन्होंने अगर मुझ पे हाथ डालना था तो पीका नहीं था उस वक्त, उन्होंने किराएदारी का कानून इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप लोग जितना मर्जी है एहतजाज करें, आपको ये पता होना चाहिए कि हुकूमत की नीयत ठीक है तो ठीक है, अगर बिगड़ी हुई है तो उसे किसी पीका की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी इतने कवानीन मौजूद हैं। इसको हम तो ऐसे भी देख सकते हैं ना कि शायद हुकूमत चाहती है कि पक्का काम हो, कोई लॉ भी होना चाहिए ना, कोई पक्का कच्चा नहीं होता करने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ ना कि किराएदारी में भी हथकड़ी डाल सकती हैं और जेल में डाल सकती हैं। अच्छा सर, इसमें 2-3 बातें। एक तो जो आपने कहा ना कि तस्वीर सर किसी का, धड़ किसी का, जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की बदज़बानी हो रही है, सर डेफेमेशन के कवानीन भी पाकिस्तान में मौजूद है, क्रिमिनल भी और सिविल भी। अगर हम अच्छा, बहुत से यहाँ पे दोस्तों ने आके कहा कि 9 मई में जो कुछ हुआ उसका जो बयानिया बनाया गया, ATC के कवानीन मौजूद है। ऑनलाइन जाके किसी को डिफेम करना, साइबर के कवानीन मौजूद है, साइबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, FIA एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के अंदर। क्यों अगेन सवाल ये आता है कि आपको एक इतना स्पेसिफिक कानून उसको अमेंड करने की जरूरत पड़ी, और उसके अंदर जो ज़्यादा बड़ा एक कंसर्न इस वक्त आ रहा है कि जो क्रिमिनलाइज किया गया है कि 3 साल सजा हो सकती है, 2 मिलियन जुर्माना हो सकता है, ज़रूरत पड़े तो दोनों भी हो सकता है। देखिए ना, हर मुल्क की एक फ़ज़ा होती है, एक माहौल होता है। उस मुल्क के माहौल और उस मुल्क की फ़ज़ा के मुताबिक आपको कानून साजी करनी पड़ती है। मुझे नहीं मालूम कि जितनी गलाजत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितने मुतफ़्फ़न तरीके से, जितने बदबूदार तरीके से मीडिया हमारी किरदार कुशी कर रहा है या कौमी सलामती से खेल रहा है, मीडिया मेन स्ट्रीम भी आप शामिल कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जिसके लिए ये कानून बना है, डिजिटल मीडिया की बात कर रहा हूँ। ऐसा किसी दुनिया के मुल्क में नहीं हो रहा। फेक न्यूज़ आ जाती है, वहाँ भी आ जाती है, लेकिन ये जो हंगामा बपा है, एक फसाद की तरह, एक फितने की तरह उठ खड़ा हुआ है, इसको मैं वबा कहता हूँ। इसीलिए मैंने वैक्सीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये एक वबा है जो उठ खड़ी हुई है, जो दूसरे किसी मुल्क में नहीं है। इसका छोटा सा जुज होगा कहीं कहीं, लेकिन ये तूफान बदतमीज़ी जो यहाँ हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, ये नहीं है कहीं भी। इसलिए इसको जो आपके पहले से मौजूद कवानीन है वो नहीं कवर कर रहे, वो नाकाफ़ी है इस फितने के लिए। लिहाजा ये कानून बना है, और ये कानून आप देखेंगे कि ये कानून आप लोगों पे लागू नहीं होगा। और मैं एक और चीज़ आप लोगों से कहता हूँ, मैंने कमेटी के अंदर भी कही थी, और एक मीटिंग हुई थी, अता तारड़ साहब ने बुलाई थी, आपके सारे एंकर्स थे, आप नहीं थी उसमें। मैंने वहाँ भी कहा था, जी मैं उस दिन नहीं आ सकती, बिल्कुल जी। मैंने वहाँ भी कहा था कि आप लोग एक ऐसे कबीले का दिफा कर रहे हैं जो आपका कबीला है नहीं। वो कबीला आपका नाम इस्तेमाल करके वो काम कर रहा है जो आपने कभी नहीं किया। हम आज़ादी इजहार का शायद दिफा कर रहे हैं, हम कबीले का दिफा नहीं कर रहे। आज़ादी इजहार बड़ी मुकद्दस चीज़ है। हाँ। वो आज़ादी इजहार पे हमने कोई कदगन नहीं लगाई, अगर लगेगी तो हम सबसे पहले खड़े होंगे। दूसरा ये है कि आपका नाम लेके आप देखें ना, एक गली में अगर कोई कंपाउंडर जो सिर्फ टीका लगाना जानता है, वो डॉक्टर मोहम्मद शरीफ खान इस तरह का नाम लिख के वो शुरू कर दे, तो डॉक्टरों को पता चले कि ये काम हो रहा है, तो वो आके सबसे पहले गर्दन पकड़े। लेकिन सर आप इतनी तफरीक कर रहे हैं ना कि कबीला उनका और मेरा कबीला अलग है, दुनिया में ये तफरीक भी खत्म हो रही है। आपने व्हाइट हाउस की जो लास्ट प्रेस ब्रीफिंग है वो देखिए, इसलिए खत्म हो रही है। वो पॉडकास्टर्स को भी कह रहे हैं आप आए, टिकटॉकर्स को भी कह रहे हैं आप आए। देखें ना, मैं अभी 2 मिनट पहले मैंने बात की है ना कि पॉडकास्टर हैं या जो भी हैं, वो उन हदों को नहीं छू रहे जिन हदों को आपके यहाँ छुआ जा रहा है। जिस तरह गाली गलौज, जिस तरह गलत बयानी, जिस तरह हमारे इदारे के सरबराहों, ये कहाँ हो रहा है दुनिया में? कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए अगर ये जुर्म पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान में इसके लिए एंटीडोट तैयार होना बड़ा ज़रूरी है। और इसका गलत इस्तेमाल अगर होता है तो फिर आप भी उठ खड़े हों, फिर हम भी उठ खड़े होंगे। लेकिन अगर जैसे मैं कहता हूँ ना कि कोई डॉक्टर इजाज़त नहीं देता कि वो एक कंपाउंडर डॉक्टर लिखे,
आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए जी कि हाँ इनका कला कमा करे। अच्छा, हम हैं वैसे आपके साथ? नहीं सर, हम हैं। हमने ये बात हर जगह पर कही है कि हम कानून साजी के खिलाफ नहीं है। फेक न्यूज़ जितना आप लोगों को मुतासर करती है उससे ज्यादा हमें मुतासर करती है, हमारी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। ये तो हम मानते हैं इस बात को। आपके लिए तो सर बात कर लेते हैं ना, हमसे इतनी जल्दी किस बात की थी कि इसको आज लाए आनन फानन, आपने बात की बात तक इत्तेफाक कर लिया, उजलत की क्या वजह थी? ठीक है, मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी। आई एग्री। अच्छा, एक और बात, आपने कबीलों की क्योंकि बात की सर, आपका वैसे हमारे कबीले से भी ताल्लुक है, लेकिन जिस दूसरे कबीले से ताल्लुक है उन लोगों का भी इसके अंदर कोई हिस्सा है जब हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज, उनके सोशल मीडिया सेल्स, वो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, आपको नहीं लगता कि इस कानून के अंदर एक शिक ये भी होनी चाहिए थी कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने सोशल मीडिया सेल्स को जो है वो अब बताएंगी, उनको रजिस्टर करेंगी, उनको ओपन करेंगी और डिक्लेयर करेंगी? अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया या डिजिटल जो भी उनका सेटअप है वो कुछ कर रहा है जो इस कानून के दायरे में आता है, तो वो खुद ही आ जाएगा। वो नाकाल में माफी है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई सेल ये काम करेगा तो उसे नहीं छेड़ेंगे, तो वो भी आएगा उसके अंदर। जुर्म, इसमें सिर्फ जुर्म की नौइयत बताई गई है। वो जुर्म मैं करूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, कोई फर्द करे, कोई ग्रोह करे, वो सब इसके दायरे में आएंगे। कोई सियासतदान करे, कोई सियासतदान करे। मैंने कहा ना मैं करूं, तो कोई सियासतदान करे। नहीं, आपको मैंने कहा ना आप हम दोनों कबीलों से, इसलिए मैं आपको सिर्फ गिन नहीं रही। मैं एक मिसाल के तौर पे, ये एक स्टेटमेंट है, सीनियर सियासतदान है, मेरा बड़ा उनके साथ जाती ताल्लुक बहुत अच्छा, उनकी इज्जत बहुत हम करते हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं पीटीआई जो है वो उनको मुल्क दुश्मनों की मदद हासिल है। अब ये फेक न्यूज़ हो गई क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है ना सर, वो कैसे साबित करेंगे? ये फेक न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ नहीं दी है उन्होंने, तज्जिया दिया है, एक इंप्रेशन दिया है उन्होंने, इसलिए कि उसके लिए जो तारक ने कहा है उसके लिए बेशुमार शवाहिद मौजूद है ना। जब आप IMF को लिखते हैं कि जी आप पाकिस्तान को पैसा ना दो, वहाँ जाके मुजाहरे करते हैं, ख़त लिखते हैं, जब आप बरतानिया में जाके वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको उकसाते हैं, जब अमेरिका से आप खत लिखवाते हैं, तो ये हुब्बुल वतनी की बातें हैं। वो कहते हैं आप हमें अपनी मुल्क की सड़कों पे एहतजाज नहीं करने देते, फिर यही करेंगे ना, क्या करें? मुल्क के सड़कों पे जितना एहतजाज उन्होंने किया है पाकिस्तान की किसी जमात सर, उन्होंने मारे और गोलियां भी खाई हैं। अब तो वो कहते हैं हमने गोलियां खाई हैं। कोई गोलियां नहीं खाई हैं, हमने 3 सेशन किए हैं उनके साथ, हमने कहा है गोलियों वालों की लिस्ट दे दो, नहीं देते वो, नहीं देते वो। मुज़ाकराती कमेटी में उन्होंने वो कहते हैं हमने बताया ना, नहीं देते। हमने तीनों मीटिंग में उन्हें कहा है कि जो आपके गुमशुदा लोग हैं उनके नाम दे दे ताकि हम उन्हें ट्रेस करें। कहते हैं जी हमारे पास लिस्ट नहीं है। हम कहते हैं जी जो 13 बंदे मर गए हैं उनकी कोई वाज़ेह लिस्ट दे दें ताकि हम देखें कि वाकई ये हक़ाइक़ हैं। नहीं देते। चले मुझे ब्रेक लेने से ब्रेक से वापस आके जो तारिक फजल ने कहा है वो इन्हीं बुनियादों पे कहा है, और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं। वो हमें कहते हैं इरफान सिद्दीकी गद्दार है। मैं आपसे यही सवाल करने लगी थी कि अगर कल यहाँ प्रोग्राम करते हुए मैं कह दूं नून लीग को बैरूनी दुश्मनों की मदद हासिल है, तो मान जाएंगे आपकी ये फेक न्यूज़ है? तफरीक क्या है? मैं तफरीक पता करना चाह रही हूँ। फेक न्यूज़ नहीं है, ये फेक न्यूज़ नहीं है। आप रिकॉर्ड पे जा रहे हैं इस बात के साथ। जब आप ये कहेंगे जी, जब आप ये कहेंगी कि जी नून लीग मुल्क दुश्मन जमात है और मेरे इल्म में है कि इसने फलां भारतीय एजेंसी से राह से इरफान सिद्दीकी के थ्रू इतने करोड़ रुपए मालियत का अतिया लिया है अपनी पार्टी के लिए, दैट्स फेक न्यूज़। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा ख्याल है कि ये मुल्क दुश्मन है, तो फिर वो फेक न्यूज़ नहीं। आप नहीं कहती हैं, आपने आज तक नहीं कहा, आप आइंदा भी नहीं कहेंगी। नहीं कहूंगी मैं, पता है ना, मैं मिसाल दे रही हूं। आप लोगों को इसकी वैल्यूज का पता है, अपनी हुदूद का पता है, आपके लिए नहीं है ये। आपके मुंह से ये बात निकलेगी नहीं, जिनके मुंह से निकल रही है उनके सरों पर यह कानून मुसल्लत होगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ इन इशूज़ पे भी बात करते हैं। आपने अभी मुज़ाकराती कमेटी का जिक्र किया, थोड़ा सा उसका अहवाल क्या रहा उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले पीका के हवाले से बात की है। बिफोर आई मूव ऑन सर, आखिरी इसके ऊपर एक बात ये कि इसको चैलेंज भी किया जा रहा है, इस एक्ट को। जो सहाफ़ती तंजीमें वो भी चैलेंज करने की बात कर रही हैं। अच्छा, जहाँ अपोजिशन तो सड़कों पर एहतजाज कर ही रही है, अब सहाफ़ती तंजीमें कह रही हैं कि हम प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चलाएंगे। आपका हुकूमत का इसको लेकर कोई लाहे अमल है कि जैसे अभी आपने कहा कि अभी भी गुंजाइश मौजूद है, क्या बातचीत की ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि सहाफ़ियों को भी अल्टीमेटली सड़कों पर ना आना पड़े? बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। मेरा सहाफ़ी बरादरी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, मैं तो उस पर फ़ख्र करता हूँ। मेरे 3 कैरियर्स में से, टीचिंग में से, सहाफ़त में से, सियासत में से, मैं सबसे ज़्यादा इसको कदर व मंज़िलत देता हूँ, क्लेम करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनको एजिटेशन की सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं ख़ुद भी ऑलरेडी इस पे एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्राइम मिनिस्टर से भी रब्ता हुआ है और होपफुली
एक ऐसा मैकेनिज़्म हम बना लेंगे कि हमारा आज़ादी सहाफ़त से, सहाफ़ियों से मैं एक एक को जानता हूँ जो सड़क पे कल खड़े थे, उन सब के चेहरे मुझे मालूम है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इस ज़ुमरे में आता है। सब मुहज़्ज़ब लोग हैं, वैल्यूज़ को जानते हैं, सहाफ़त को जानते हैं, सहाफ़त की कदरों को जानते हैं, लिहाजा इन्हें इस कानून से ख़तरा नहीं। मैं इस पर एक रोल प्ले करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा। और मुझे यकीन है कि आपका पूरा कबीला, मुझे फ़ख्र है कि मुझे भी इज़्ज़त व एहतराम से देखता है, मेरी बात सुनता है, तो हम इसको एमिकेबली इंशाल्लाह सेटल कर लें। तो हम उम्मीद रखें कि हुकूमत की तरफ से इस मसले के ऊपर अभी भी वो एक गुंजाइश, एक एवेन्यू जो है वो खुला हुआ बंद नहीं हुआ। हटतरमी की कोई बात नहीं। अच्छा, अब गुंजाइश की क्योंकि हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की अभी मजीद आपके नज़दीक कोई गुंजाइश रह गई है? हमारे नज़दीक गुंजाइश हो ना हो, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, बाहर से कुंडी लगा दी है, आपको अंदर बंद कर दिया? हमें अंदर बंद कर दिया है, बड़ा सा ताला लगाया है, चाबी जेल में डाली है, जेब में डाली है और सीधे चले गए मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात करने। और फिर आगे करेंगे तो करें मुज़ाकरात, हमें तो खुशी है। अगर हमसे नहीं करना चाहते, जो पहले भी नहीं करना चाहते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मनी लॉन्डर हैं, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हमें तो खुशी है कि चलें वो हमारे पास आ गए, हम चोर नहीं रहे, अब हम डाकू भी नहीं रहे, हमारे साथ बात भी हो सकती है। चलिए यहाँ तक तो आए ना, हम इंसानों के ज़ुमरे में आ गए। नहीं, लेकिन आपने कहा ना कि वो कुंडी लगा के तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चले गए। हमें और कुछ मिले ना मिले, इतना मिल गया है हमें। 47 का होने के बावजूद उन्होंने हमसे, आपको उनकी इंडोर्समेंट की जरूरत थी सर? नहीं जरूरत कि वो इंडोर्स करें, नहीं जरूरत थी। हमने उनसे नहीं कहा था कि आए और इंडोर्समेंट दें हमें, वो खुद आए हैं ना। उन्होंने जब 9 मई कर लिया, उन्होंने जब 26 नवंबर कर लिया, तो फिर उन्होंने कहा जी हम बातचीत करना चाहते हैं। 5 दिसंबर को उन्होंने कमेटी बनाई, हमने नहीं बनाई। वो स्पीकर के पास गए जी के वजीर आजम से कहें कमेटी बनाए। स्पीकर साहब गए हैं वजीर आजम के पास कि सर इस तरह वो बातचीत करना चाहते हैं। वजीर आजम ने मशवरा किया है अपने एलाइज से और कमेटी बनी है। सो हमने नहीं कहा था कि हमें इंडोर्स करें, उन्होंने हमारी चोरी को एक तरफ रखा, हमारे डाके को एक तरफ रखा, हमारे 47 फार्म को एक तरफ और आ गए। वेलकम सर, आ गए थे तो फिर कमीशन भी बना देते आप लोग उनकी गिवन टाइम फ्रेम के अंदर, बना देते, बैठते तो सही। अच्छा, वैसे कहीं मैंने शायद आपकी स्टेटमेंट सुनी थी राना सनावला साहब की, जहाँ पे ये कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर ही नहीं है कमीशन की। फिर जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी तो फिर शायद अगली पार्टी समझती है। अब आ रही है ना। हाँ, जबकि किस्सा तमाम करके वो चले गए ना, उन्होंने तो 23 तारीख को ऐलान कर दिया ना। 23 तारीख को अली गौहर साहब इमरान खान साहब से मिलने गए, वो जेल से निकले हैं तो गाड़ी में बैठ के उन्होंने जो प्रेस टॉक की है वो पड़ी हुई है, आप देखें। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐलान कर दिया खान साहब ने कि आज के बाद कोई बात, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि हमने 7 दिन का कहा, 7 दिन के अंदर कमीशन का ऐलान कर। गलत कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा था 7 दिन का। नो, उन्होंने कहा, हमने कहा जी कि इसको 7 वर्किंग डेज कर, वर्किंग डेज। अच्छा, उन्होंने इस पे बहस हुई हमारी, 4-5 मिनट बहस होती रही। देन दे एग्रीड कि जी ठीक है 7 वर्किंग डेज कर लेते हैं। हमने वो 7 वर्किंग डेज उनके एलामिये में लिखे। वो एक एक लफ्ज़ कहते थे जी, पढ़ के सुनाएं, फिर देखते थे, फिर परखते थे, फिर यूँ देखते थे। उन्होंने कहा जी ओके। जब ओके कर दिया है 7 वर्किंग डेज जो 28 को ख़त्म हो रहे हैं, तो दे शुड हैव वेटेड। अच्छा, चलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई 50, 60, 70% काम हो गया था कमीशन के क़याम की तरफ आप लोगों के एंड? मैं समझता हूँ कि जो कुछ हमारे पास था, अगर वो नेक नियति से और खुले दिल के साथ सुनते और उसके ऊपर अपने कमेंट्स देते, उसके ऊपर अपनी तजावीज़ देते, कहते यार ये आपने इतना सारा कर लिया है तो ये भी कर दें, उसकी मज़ीद तराश खराश होती, शायद 1-2 मीटिंग और हम बैठते और हम बहुत ही करीब चले जाते उसके। मैं सिर्फ ये पता करना चाह रही हूँ कि डिड दे मिस द बस? आप लोग कहीं वहाँ जा रहे थे, डिड दे मिस इट? दे डिड मिस द बस, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और उस चीज़ तक आने के लिए जो हम उन्हें दे रहे थे, अब उन्हें बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब वो आसानी से नहीं मिलेगी उन्हें जो हम दे रहे थे उनको। और एनी हाउ उनकी अपनी प्रायोरिटी है, उन्होंने उस वक्त के आने से पहले, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही इस बात की कि जब आपने, अच्छा एक और बात मैं आपको यशफीन बताऊं, 3 मीटिंग्स हुई ना, आखिरी मीटिंग में अगर वो चाहते तो कहते जी कि एक जुमला हमारी तरफ से लिख लें कि अगर 28 से पहले कमीशन का आप ऐलान नहीं करते तो हम चौथी मीटिंग में नहीं बैठे। तो उन्होंने उसका इंतजार नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने, ये बात कही ही नहीं है अंदर।
मैं आपको पूरी दयानत के साथ बता रहा हूँ। अगर कहीं होती तो उस एलामिया में हम लिख लेते। मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर भी तो सर कंफ्यूजन है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने तो कहीं पे इमरान खान की हिमसेल्फ रिहाई की बात ही नहीं की। आपने कल के परसों स्टेटमेंट दिए कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर मौजूद है कि उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है। इमरान खान का नाम लिया, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया, उन्होंने चीमा सरफराज का नाम लिया, उन्होंने एजाज चौधरी का नाम। अच्छा, रिहाई से क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी कि बेल के ऊपर, या उनका मतलब था कि स्ट्रोक ऑफ पेन से छोड़ दे? करते हैं वो, ये नहीं कहा उन्होंने। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने कभी नहीं कहा जी कि इसको आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये नहीं कहा इनको रिहा करते, ये नहीं कहा उन्होंने। बट उन्होंने नाम ज़रूर लिए और ये कहा जी कि इनकी ज़मानतें या इनकी रिहाई या इनके बारे में जो कानूनी प्रोसेस है उसमें आप फैसिलिटेट करें। ठीक है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का तकाजा नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसी बात पे आते हुए, अगर वो ये चाहते थे कि जी हम ऐलान करेंगे कमीशन का तो चौथा सेशन होगा, तो हम कर देते कि जी हमारे साथ बन सकता है या नहीं बन सकता। उन्होंने ये शर्त लगाई नहीं, शर्त भी नहीं लगाई। उन्होंने कहा जी कि ये चौथे सेशन में आप लेके आएंगे, हमने कहा ले आएंगे। शर्त भी नहीं लगाई और चौथे सेशन का इंतजार भी नहीं किया। अच्छा, इस सारे माहौल के अंदर अभी भी क्यों आप लोग पर उम्मीद है? प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर थोड़ी देर पहले जो है वो दोबारा दावत दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप आए और मुज़ाकरात करें, इसलिए कि इसके खिलाफ इसके अलावा चारा कोई नहीं है। यानी जो सियासी जमातें होती हैं ना यशफीन, आपको शायद अंदाज़ा ना हो कि हमारी और पीपल्स पार्टी की जो बाहमी चपकलश थी वो किस इंतहा पे पहुंची हुई थी। ये जो आज पीटीआई के साथ हमारा झगड़ा है ना, इससे 10 कदम आगे थी। लेकिन फिर हम बैठे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने आईनी तरामीम मिलजुल के की, हमने एक दूसरे के साथ हाथ भी मिलाया, हुकूमतें भी मिल के बनाई, हम आगे बढ़े, सीखा हमने। ये कहने का मतलब ये है कि अगर वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि एक इन हाउस कमेटी या कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं जिसके अंदर ये जो मैंडेट चोरी वाला मामला है 2018 की भी तहकीकात हो जाए, 2024 की भी तहकीकात हो जाए। मैंडेट चोरी तो उनके जो मेन मुतालबात आप लोगों के सामने आए उसके अंदर शामिल ही नहीं थी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों ऑफर कर रहे हैं? इसके अंदर नहीं है। जो कहते हैं ना, बार कल भी उन्होंने ये बातें कही हैं, मैंडेट चोरी की 2018 के बाद एक कमेटी बन गई थी कि जी इसकी तहकीकात करें। उसके परवेज़ खट्टक साहब उसके सरबराह थे उस कमेटी के। उस कमेटी का एक इजलास हुआ, उसके बाद खान साहब ने कहा जी कि नो मोर इजलास, वो ख़त्म हो गई कमेटी, वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हम एक इफ़ेक्टिव कमेटी पार्लियामेंट की बना सकते हैं, दोनों हाउसेस की मिलके बना सकते हैं, उनकी भी नुमाइंदगी हो उसमें भरपूर, और लें जायज़ा दोनों मैंडेट्स का, मैंडेट का भी लें, 9 मई का भी लें, 26 नवंबर का भी लें, इन सारी चीज़ों को ले आए उसमें। अच्छा, फिर इसके अंदर मेरा एक सवाल है कि अगर आप यहाँ तक ओपन है कि आप कहते हैं कमेटी बनाएं, तहकीक कर लें, 26 की भी कर लें, 9 की भी कर लें, फिर कमीशन ही बना दें सर। देखें, छोटे बच्चे की जिंदगी समझ लेते हैं। कमीशन के बारे में कोई कमेटी की हतमी राय नहीं दे रहा, लेकिन जो हमने मुशावरत की है अपने वकला से हट के, जो आईनी माहिरीन है वो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि जी कोई कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि जब मामला अदालत के अंदर ज़ेरे समाअत हो उसके ऊपर एक कमीशन बना दे। ये नहीं है। वो एक नज़ीर हमें देते हैं, कहते हैं जी कि इंग्लैंड में एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक मामला ज़ेरे समाअत था और एक कमीशन बना। ठीक है, तो अदालत ने कहा जी कि इस कमीशन से कह दें कि एक तो कार्रवाई इन कैमरा रखे, इसकी कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए, हम पे इन्फ्लुएंस ना हो इसका। दूसरा ये कि ये कंक्लूजन पे पहुंच भी जाए तो इसकी रिपोर्ट सील की कर दी जाए टिल आवर डिसीजन। ठीक है, वो ऐसे ही हुआ। तो यानी कि ये कानूनी हिच है इसके अंदर, ये बहुत बड़ा मतलब है कि हमने सारे ही वकला से मशवरा किया, लेकिन हमने कहा जी कि हम पीटीआई से ये कहेंगे कि वो अपने वकला को ले आए। एक राय है हमारे वकीलों की, हम उसको पूरी तरह अपने ऊपर तारी नहीं कर रहे, हम विंडो खुली रखना चाहते हैं। आप अपने वकला ले आएँ और वो हमें गाइड करें जी कि इन कवानीन के तहत कमीशन बन सकता है, हो सकता है हम कन्विंस हो जाएं। ठीक है, वो आए नहीं ना, सारी बातें तो सारी बातें यहाँ रहेगी। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात, एक तो ये सवाल करके फिर आगे बढ़ूंगी कि इफेक्टिवनेस क्या होगी अगर इस तरह की कोई इन हाउस कमेटी बन गई, कौन मानेगा उसकी बात को, ये भी एक सवाल है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। इस ब्रेक पे जाने से पहले जो भी हम बात कर रहे थे ना, प्राइम मिनिस्टर की जो तजवीज़ है कि एक इन हाउस कमेटी बना लें और उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं, वही जो मैंने नुक्ता छोड़ा था उस पर एक मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या इफेक्टिवनेस होगी एक ऐसी कमेटी की जिसमें लेट से उनके भी सियासतदान बैठे हैं या पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, आपके भी बैठे हैं, आपकी बात को वो नहीं मानेंगे, उनकी वो नहीं बात को आप नहीं मानेंगे, ये आप लोगों ने मुज़ाकराती कमेटी में भी साबित कर दिया। तो फिर क्या एक हम बैठे हैं ना, बहुत सी कमेटियों में हम पहले बैठे हैं, अगर उसमें यशवीन सीरियसनेस हो और नेक नीयती हो तो हम किसी नतीजे पे पहुंच। मैंने अभी पीपल्स पार्टी की और PMLN की मिसाल दी है, बड़ी चपकश रही है, लेकिन जब मियाँ साहब जद्दा में थे तो मोहतरमा पहली दफ़ा अपने खामद को लेके वहाँ गई हैं सरूर पैलेस में और मियाँ साहब से बेगम कुलसूम से मुलाकात की। ये ब्रेक थ्रू था, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, बिल्कुल था। वहाँ तय हुआ जी कि हम एक जो है हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जाना चाहिए। कमेटी बनी, जो आप कहते हैं ना ये क्या निकलेगा कमेटी से, एक बड़ी कमेटी बनी जिसमें हमारे लोग भी थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी थे। उन्होंने साल डेढ़ साल काम किया मिलके, मीटिंग्स की, एक बहुत उम्दा एक ड्राफ्ट लेके आए, उसकी मंजूरी दी गई। तो कमेटियां काम अगर खुलूस से करें, खुद से दिल से करें तो हो सकता है। हाँ। अगर नीयत में आप देखें ना, मुझे एक चीज़ से बड़ी तकलीफ होती है, हर जो कानून आता है ना असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर, उसमें PTI वो कागज़ फाड़ती है, उड़ा देती है, हंगामा करती है या बाइकाट कर देती है। मैंने कम से कम सेनेट में नहीं देखा कि वो एक सॉलिड तरमीम लेके आ जाएं कि जी ये कानून तो आप ले आए, काइंडली ये तरमीम कर लें। कोई होमवर्क ही नहीं करते, सिवाय हंगामे के। सर ट्रेडिशनली पाकिस्तान में अपोजिशन यही नहीं करती वैसे? नहीं, अपोजिशन मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम अपोजिशन में थे तो हमें तरमीम बांटी जाती थी। मैं कहता था यार ये क्या तरमीम मुझे दे रहे हैं आप? कहते हैं कि हम उन लोगों को दे रहे हैं जो तरमीम के नाम पे उठ के तकरीरें कर सकते हैं, इसलिए आपको दे रहे हैं। होमवर्क होता था, ऐसा नहीं था कि जी हम अलम गलम कर देते थे। तरमीम और कानून साजी का तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन बजट की तो एक मिसाल है ना सर हमारे पास। किसने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा होता है? हम किसी फाइनेंस मिनिस्टर को तकरीर आज तक हमने करने दी है बजट वाले दिन। अगेन आपका जो अपोजिशन बेंचों पे बैठते हैं, ये चार्टर नहीं है आपका कि आपने सिर्फ कागज फाड़ने हैं, आपने सिर्फ नारे लगाने हैं, आपने सिर्फ हुआ करनी है और आपने फिर बाहर आपका इनपुट भी होना चाहिए। आप इनपुट देना, हम देते रहे हैं। लेकिन जैसे भी आप कह रहे हैं ना सर, इसमें आप लोगों की भी तो कोताही है ना, उसको माने। आप लोगों ने भी तो कॉपियां नहीं बांटी ना पीका की बांटी, ना किसी और कानून साजी की बांटी। सब कवानीन हमारी मेज पे रखे होते हैं, पूरे के पूरे ज़ाब्ते रखे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि दे आर नॉन सिल, दोनों चीज़ें उनके जो निसाब है ना, उनकी जो निसाबी किताब है ना PTI की, उसमें दोनों चीज़ें नहीं हैं। न पार्लिमानी किरदार है, न जमहूरी किरदार है, और ना ही वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है नहीं। उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ 9 मई है, 26 नवंबर है, डंडे हैं किलों वाले। अंडर प्रेशर नहीं है बहुत, वो बेचारे कहाँ इन चीज़ों पे फोकस करे। अभी ये देखें साहिबजादा हामिद रजा की स्टेटमेंट पढ़ी है, वो ये कहते हैं जी कि हमारे अरकान पर अभी भी प्रेशर डाला जा रहा है कि या मुस्ताफ़ी हो जाएं या ये PTI या इमरान खान वाला जो लॉट उससे अलग हो जाए। सियासी बातें हैं, कितने हैं जो प्रेशर से हम हाँक के लाए हैं और कितनों की हमें ज़रूरत है। हमारी कंफर्टेबल हुकूमत यहाँ चल रही है, वहाँ बहुत भारी अक्सरियत से पंजाब में चल रही है, हमें क्यों किसी पे प्रेशर? कितना अर्सा वैसे सर यहाँ की हुकूमत कंफर्टेबल रहेगी? क्योंकि अभी आपने पीपल्स पार्टी की चपकरिश का माजी का हवाला दिया था, वो फिर बढ़ रही है और सर उठा रही है। पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी है, सेक्रीफाइसेस रखती है। वो सिर्फ PTI की तरह हंगामा करना नहीं जानती। वो अगर हुकूमत में शरीक नहीं है, काबीना में भी शरीक नहीं है, लेकिन वो क्यों बैठी है हमारे साथ? इसलिए कि वो निज़ाम को, पार्लिमान को बचाना चाहती, सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहती, और वो इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं करेगी। वो आइंदा भी नहीं करेगी। उनके से बड़े कंसर्न्स हैं, आपको पता है, पंजाब को लेकर भी, सिंध को लेकर भी अब तो मामलात हैं। कंसर्न्स आप हमारे लोगों को देखें तो हमारे भी कंसर्न्स हैं। हमारी पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनके भी बड़े कंसर्न हैं। वो बैठते हैं, देखो जी मेरा काम नहीं हो रहा, देखो जी मेरा ये बंदा, मेरा भी DC ये हो गया, फलां हो गया। ये कंसर्न्स होते हैं दोनों जमातों के, वो एड्रेस होते रहेंगे, कुछ हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन इन कंसर्न्स की बुनियाद पे क्या वो इस पूरे निज़ाम को धड़ाम से गिराने देगी पीपल्स पार्टी? ऐसा नहीं। यानी कि हुकूमत की वर्किंग के ऊपर आप नहीं समझते कि वो किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट आने देंगे?
पीपल्स पार्टी वाले नहीं आने यानी हुकूमत के आप ये कहें कि उसकी बका के लिए, हुकूमत की बका के लिए वो खतरा नहीं बनेंगे, इसलिए कि हुकूमत की बका दरअसल सिस्टम की बका है इस वक्त। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने भी एक बात की, आपने कहा जी कि वो कुंडी लगाई, ताला लगाया, चाबी ली और मौलाना के पास चले गए। कुछ इतलात आ रही हैं कि वो चाबी लेकर मौलाना के पास नहीं गए, वो चाबी लेकर कहीं और गए, और किस किस से मुलाकात हुई उसकी खासी तफसीलात भी अब सामने आ गई है। मैं अब यहाँ पे क्या दोहराऊं, वक्त भी कम है। उसके बारे में आपको कोई खबर है? या चले इसको मैं वही ऑन अ लाइटर नोट रीफ्रेज कर देती हूँ कि आपको ऑन बोर्ड लेकर गए हैं वहाँ पे। ये जो तफसीलात आ रही हैं ना, हाँ। अगेन हम इनको फेक न्यूज़ के जुमरे में तो नहीं समझते, लेकिन ये बेबुनियाद है। नहीं हो रही कोई बात, आप ये कह रहे हैं? नॉट एट ऑल सर। सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग की खबरें चल रही हैं, ना कोई फर्स्ट राउंड था, ना कोई सेकंड राउंड है। ये सारे राउंड उनके जहन की इख्तरा हैं। वो अपने वर्कर्स को मुतमईन रखना चाहते हैं, और उनकी हिस्ट्री आप देखें ना, वो किसी न किसी शख्सियत की पनाह में रहना चाहते हैं, उसका साया अपने सर के ऊपर रखना चाहते हैं, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हो, चाहे वो जनरल पाशा हो, चाहे वो जनरल फैज़ हो, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो जस्टिस बंदयाल हों, चाहे वो जस्टिस खोसा हों, चाहे फिर जस्टिस मंसूर की तरफ वो देखते रहे, वो किसी शख्सियत की तरफ देखते। अब उन्हें विल्डरनेस का एहसास हो रहा है कि हमारे सर के ऊपर कुछ छाता नहीं है। तो जब ज़रा सी हवा का कोई झोंका पास से गुजरता है तो कहते हैं मुज़ाकरात शुरू हो गए, हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया है, हमारे लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है राह हमारी देख रही है। लेकिन देखें ना, वो छाता तो शायद आई डोंट नो आप एग्री करेंगे या नहीं, उनके सर पे पिछले 2 साल तकरीबन से नहीं है, लेकिन सर इलेक्शन में फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पार्लियामेंट में आ गए ना, तो उस छाते के बगैर आ गए ना बकौल आपके। तो अब भी उन्हें छाता मुयस्सर नहीं है, जो भी करना है वो छाते के बगैर करें। जी छाते के बगैर हुआ तो छाता कहीं खुल जाता है वैसे, जैसे जलसा मुलतवी कराना था तो 7 बजे जेल में मुलाकात हो गई, खुल गया। नहीं देखें ना, इन मुलाकातों को इस तरह देखें, मुझे उसकी एक एक जुजियात का इल्म है। जिस पहली मुलाकात को मैंने कहा था जी कि इन्होंने हुआ बना दिया है, फिर मेरी उस प्रेस टॉक को इन्होंने कहा जी कि ये सैबोटेज कर रहे हैं, ये वो कुछ नहीं है। एक मीटिंग होती है सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें 15 बंदे बैठे हुए हैं, 15 जमातें बैठी हुई, जमात इस्लामी बैठी हुई है, मुस्लिम लीग। अच्छा, आप उस मीटिंग बैरिस्टर गौहर की मीटिंग की बात कर रहे हैं? बैरिस्टर गौहर की नहीं, मैं आर्मी चीफ की मीटिंग की बात कर रहा हूं। उसमें बैरिस्टर गौहर भी बैठे हुए हैं, मीटिंग होती है, सिक्योरिटी की बात होती है। जब वो निकलने ख़त्म होने लगती है तो कहते हैं सर जी हमने एक बात करनी है। आर्मी चीफ कहते हैं करें। हाँ। वो साथ वाले कमरे में ले जाते हैं उनको, वो कहते हैं जी कि हमारा ये है, मामला ठीक कर दें, हम ये है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। वो कहते हैं नथिंग डूइंग, ये आपके सियासी मामला आते हैं, आपकी कमेटी के इजलास हो रहे हैं। Are you sure about that? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं कैमरे के सामने हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप जाएं वहाँ बात करें, आई हैव नथिंग टू डू विद योर पॉलिटिकल इश्यूज। आ गए। अब उसको मुलाकात भी कह रहे हैं, कहते हैं विंडो भी हमारी खुल गई। खान साहब ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया। नहीं, उस मुलाकात के बाद भी मुलाकात का कहते हैं वो तो खैर जी जी खुशी का इजहार किया बकौल अलीमा खान। अलीमा खान ने भी खुश आइंद कहा। उसके बाद पता नहीं कहाँ गई, उसी शाम को सिक्योरिटी ज़राए ने पूरी डिटेल आपको जारी कर दी। आपको मालूम है कि ये मुलाकात क्या थी और क्या हुआ? जी जी, वो तो आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को फ़ोन करके पूरी तफसीलात बता दी कि ये जिसको मुलाकात कह रहे हैं वो क्या थी। लेकिन सर वो तो खैर वही आपने कहा सब कुछ शाइन करा दिया। मुलाकात जो है ये पता नहीं कहाँ हुई है, मरीख पे हुई है, किसी और सैयारे पे हुई है। मेरा ख्याल है अगली मुलाकात पे हम नजर रखते हैं ताकि अंदाजा हो जाए कि ये चांद पे हो रही है या मरीख पे हो रही है। दिल बहलाने दें उन्हें, दिल बहलाने। हाँ। अच्छा, वैसे उस मुलाकात को आपने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया प्रोग्राम के अंदर। हामिद रजा साहब ने कहा कि अब तो हमारे हंसने खेलने के दिन आने लगे, आप उनकी खुशियों को मान कर रहे हैं। किसी और प्रोग्राम में रऊफ हसन साहब को भी सुन रहा था 2 दिन पहले, उन्होंने ये कहा है कि जी खुशकिस्मती से, उन्होंने खुशकिस्मती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हमारे लिए एक और चैनल जो असल चैनल है जो वो खुल गया। चलिए वक्त खत्म हो गया। आई रियली होप कि आज प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा से कहा है मुज़ाकरात का वो चैनल जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि अग्री करें डिसअग्री करें किसी से भी मुल्क के मसाइल का हल बातचीत, सियासतदानों को मिलकर बैठना पड़ता है तब मसाइल का हल होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। व्यूअर सेंटर इरफान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सियासतदान हैं, और हमेशा की तरह जब हम मुज़ाकराती अमल की बात करते हैं तो आज भी मुझे वो उतना ही ऑप्टिमिस्ट और पॉजिटिव लगे। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला जो है वो कहाँ पर जाता है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।